हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू कर चुके हैं कल बेटा। और डिजास्टर मैनेजमेंट में कल हमने डिस्कस किया डिजास्टर क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, हैजर्ड क्या होता है। ये कल चीज़ें हमने डिस्कस की बेटा। हमने ये कल चीज़ें देखी कि डिजास्टर नेचुरल हो या मैन मेड हो, इससे क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल लाइफ होती है बेटा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसमें परेशानियां आ जाती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है बेटा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम एनवायरनमेंट खराब होता है, डैमेज होता है, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, कैटास्ट्रॉफ होता है। ये सब चीज़ों को बचाने के लिए बन की मून ने एक स्पीच में बोला था बेटा, हम नहीं रोक सकते हैं अपनी इन डिजास्टर्स को जो आजकल हो रही है, लेकिन हम इनको कम कर सकते हैं। इनके रिस्क से, इनसे परेशानियां जो होती है, इनसे नुकसान जो होते हैं, उन नुकसानों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं मिटिगेशन। तभी ये पूरी किताब डिवोट की गई है बेटा। इसमें 2 चैप्टर है, मेनली 3 चैप्टर है बेसिकली। जो पहला चैप्टर है दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड सेकंड चैप्टर इज मैन मेड डिजास्टर्स। तो कल हमने नेचुरल डिजास्टर्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा। व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स क्यों आती है, नेचुरल डिजास्टर्स के पीछे कितने बड़े रीजंस है। हमने देखा बेटा अर्थक्वेक है, हमने देखा वी कैन से द क्लाउड बर्स्ट, वी हैव सीन द फ्लड्स, ये सब या एवलांच हमने बात की थी कल। ये सब नेचुरल तौर पे होते हैं, कुदरती तौर पे होते हैं। इसमें नेचर रेस्पॉन्स होता है, नेचर रेस्पॉन्सिबल होता है। कुछ ऐसी चीजें आज बहुत ज्यादा हो चुकी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है बेटा। इन सब चीजों से अब ये जो ट्रिगरिंग इफेक्ट मिला है इन सब इवेंट्स को, ये परेशान करने वाली बातें हैं। ये हमको इकोनॉमिक लॉस करा देती है, ये हमको डिजास्टर्स कंडीशन में डाल देती है बेटा। तो ये चीजें हमने कल देखी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मैन मेड यानी कि इंसानों के थ्रू, इंसानों के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है, जो हादसात होते हैं, वो एक मैन मेड डिजास्टर कहलाते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स में इस चैप्टर में बेटा आपको थोड़ा डिटेल में मसला मतलब यही है कि आपको थोड़ी डिजास्टर के बारे में थोड़ा बता दिया जाए, कैसे होती है ये डिजास्टर, और उसके बाद उसको मिटिगेशन मेजर्स क्या है, यानी कि डिजास्टर अगर आती है तो हम मिटिगेट कैसे कर सके, तो हम उसको थोड़ा उसका नुकसान कैसे कम कर सके। बेटा यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मिटिगेशन एक कंसेप्ट है, एडेप्टेशन दूसरा कंसेप्ट है। याद रखिएगा बेटा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। मिटिगेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने कल आपको साइक्लोन की एग्जांपल से समझाया, हम क्या कर रहे हैं, हम मिटिगेशन में कुछ ऐसे इंपैक्ट्स दे रहे हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स दे रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके सीख रहे हैं जिससे जो नुकसान अगर होगा उसको हम थोड़ा कम कर सकें। जैसे अर्थक्वेक्स में क्या करेंगे, कैसे कुछ चीजें सीखेंगे, अवेयरनेस क्या है, भूचाल आएगा तो किधर रहना चाहिए, या फ्लड्स अगर आ रहे हैं तो कैसे भागना है, हमको कहां पर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, साइक्लोन अगर आ रहा है तो हमको कितना इवैक्यूएट होना है। ये सब चीजें मिटिगेशन मेजर्स होते हैं बेटा। लेकिन अगर हम एडेप्टेशन की बात करें, एडेप्टेशन मतलब उस चीज के साथ अब रहना सीखना। जैसे अभी कोविड चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं अगर कोविड को, मतलब हम मास्क लगा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, या वी कैन से कारोबार बंद हो रहा है, लोगों को असेंबल नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हम कर रहे हैं ताकि इसकी जो नुकसान है, इस डिजास्टर के जो, इस आपदा के जो नुकसान है, उसको हम रोक सके, कम कर सके। लेकिन अब बात आ रही है कि हमको इसके साथ रहना पड़ेगा, हमको इसके साथ एडेप्ट होना पड़ेगा। अब ये हर साल आएगा, ये सीजनल फ्लू की तरह आएगा। तो बेटा वो एडेप्शन है बेटा, जब हम इसके साथ रहेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज एडेप्टेशन। वंस वी डू सच different techniques by which we are basically lowering the risks posed by these disasters would be termed as mitigation। तो बेटा ये फर्क है मिटिगेशन में और एडेप्टेशन में। तो अब बेटा यहां पर आज हम सॉरी, ये डिजास्टर, पहली डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर है जिसका नाम अर्थक्वेक है बेटा। अर्थक्वेक तो समझेंगे, अर्थक्वेक हमने कल देखा। इसके बाद इस अर्थक्वेक हमने यहां पे डिस्कस करना है। सिंपल अगर देखेंगे बेटा, ये एक इमेज है जो यहां पे क्रैक्स पड़ चुके हैं इस जमीन में, दिस इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक नॉर्मल प्रोसेस है बेटा, बहुत ज्यादा हो रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब इंसान इज वेरी 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 लेस रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द अर्थक्वेक्स। अदरवाइज इंसान कैसे रेस्पॉन्सिबल है, किसी एक इनस्टेबल जोन पे वो अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है कि जमीन की सतह जो कमजोर पड़ रही है, ड्रिलिंग हो रही है ज्यादा, तो देयर माइट बी सम वेरी वेरी लेस रीजंस बाय विच मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। अदरवाइज अर्थक्वेक इज ए नेचुरल कैलेमिटी, एक नेचुरल डिजास्टर है
जो खुद से जमीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है और जमीन जो है वो शेक होती है। तो हम इसको आज थोड़ा टेक्निकली समझेंगे, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, एंड कल के लेक्चर में हम देखेंगे अर्थक्वेक के साथ कैसी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैसी है, कैसे हम इसके रिस्क को, इससे जो नुकसान हो, इससे जो इकोनॉमिक लॉस हो, लाइफ लॉस हो, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है अर्थक्वेक, लेट्स सी व्हाट इज एन अर्थक्वेक एंड कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसके बारे में कुछ नई चीजें समझने लगते हैं। सबको पता है जमीन का हिलना इज अर्थक्वेक बेटा, लेकिन दैट इज फॉर अ लेमैन हु डजंट नो द साइंस बिहाइंड द अर्थक्वेक। हमको यहां पे कुछ चीजें गहराई में देखनी है, अर्थक्वेक क्यों आता है और कैसे आता है। लेट्स मूव बेटा। अर्थक्वेक को समझने से पहले हमको यहां पे थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, हमको यहां पे अर्थ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बेटा आप अभी 9th क्लास में हो तो ज्यादा डिटेल में हम यहां पे नहीं समझेंगे हम, लेकिन थोड़ी चीजें समझने की कोशिश जरूर ही करेंगे। बेटा हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली, हम सबको पता है अर्थ जो है बेटा गोल है, वी नो दैट अर्थ इज राउंड ओब्लिएट बेसिकली, लेकिन जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है बेटा इट्स लाइक एन दिस ओनियन रिंग्स, एक ओनियन जैसा होता है ना बेटा, एक कवर खोलो, दूसरा कवर खोलो, तीसरा खोलो, ऐसा ही अर्थ का स्ट्रक्चर इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग्स, गोल गोल रिंग्स है। जो सबसे अंदर है बेटा, सबसे अंदर, इसको हम कोर बोलते हैं, और जो उसके ऊपर है बेटा इसको हम मेंटल बोलते हैं, और जो ये ऊपर वाला है बेटा जिस पर हम रह रहे हैं, जिस जमीन के टुकड़े पर हम जीवित हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम आ रहे हैं, रोड्स, इंडस्ट्री, सब कुछ जिस पर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर पोर्शन ऑफ दिस अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। बेटा याद रखना क्रस्ट। अब जरा इस इमेज को थोड़ा देखो, इस इमेज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे अर्थक्वेक समझाना है, अर्थक्वेक कैसे आता है बेटा। तो पहले हम कुछ अर्थ के अंदर की हालात देखते हैं। बेटा देखना, इधर समझना, ये कुछ पहाड़ है और ये समंदर है, पहाड़ और समंदर बेटा। अब देखो दो चीजें होती है, मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं। अर्थक्वेक जो होता है ना बेटा, हमारा जो अर्थ है ना वो बड़ी 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 प्लेट्स से बना है। हमको पता है कॉन्टिनेंट्स है, यहां पे वी हैव कॉन्टिनेंट्स, लेकिन बेटा कुछ अर्थ में जो बड़ी बड़ी क्रस्ट जो है हमारा, ये पूरा जो अर्थ का जो बाहर वाला हिस्सा है बेटा, ये कुछ बड़े बड़े प्लेट्स से बना है। इन बड़ी बड़ी प्लेट्स को इन हम स्लैब्स भी बोलते हैं, SLABS। ये जो अर्थ स्लैब्स है या जो अर्थ प्लेट्स है बेटा, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा। अब इस प्लेट में जो मूव करता रहता है, ये क्यों मूव करता रहता है बेटा, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्लेट है बेटा, जिसको मैंने बोला जो हमेशा हिलता रहता है बेटा, वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। बेटा याद रखिएगा, क्रस्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथो किसको बोलते हैं? लिथो बोलते हैं रॉक को, यानी कि ये रॉक स्क्वायर है। मतलब सर इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें एक तो आपका पूरा क्रस्ट आएगा, क्रस्ट आता है बेटा ये वाला हिस्सा, और इसमें मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा आता है, मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला। तो मेंटल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो बेटा क्रस्ट है, ये दोनों क्या बनाते हैं बेटा? ये लिथोस्फीयर बनाते हैं। और ये मैंने बोला पहले, ये रॉक है बेटा, ये पत्थर है, इसको हम रॉक स्फीयर भी बोलते हैं। और ये सॉलिड है बेटा, यानी कि ये जो प्लेट्स ऊपर जिस पर मूव कर रहे हैं बेटा, दीज प्लेट्स आर सॉलिड स्लैब्स एंड दे आर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। समझ आया बेटा? और ये रॉक है और ये हार्ड है बेटा, और इसकी जो हाइट होती है बेटा, कम से कम इसकी हाइट 100 किलोमीटर थिक होती है। याद रखना पहला पॉइंट। अब ये जो प्लेट्स जो मैंने बोला, ये बड़े बड़े प्लेट्स है, जैसे नॉर्थ पैसिफिक प्लेट है, जैसे नास का प्लेट एक छोटा प्लेट है, बहुत प्लेट्स है बेटा। देयर आर सो मेनी प्लेट्स, सम आर वेरी बिग, 7 प्लेट्स आर वेरी बिग, देन देयर आर माइनर प्लेट्स, 20 आर माइनर प्लेट्स, देन देयर आर बेटा स्मॉल स्मॉल प्लेट्स। अच्छा हमको ये कहानी तो पता होगी हिमालय कैसे बनते हैं, हिमालय के पहाड़ कैसे बने। हम हमेशा बोलते हैं एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराया बेटा, प्लेट टकराया, तो यही वो प्लेट्स है बेटा। यहां से एक प्लेट था जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल रहे थे, और ऊपर से बड़ा सा एक प्लेट था यूरेशियन प्लेट। ये दो टकराने लगे, यहां से ऑस्ट्रेलियन प्लेट गया, इससे टकराने लगा, और बीच में बड़े पहाड़ उभर के आगे जिसको आप हिमालय बोलते हो बेटा। यही प्लेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और ये जो इनकी बाउंड्रीज होती है ना बेटा, इन प्लेट्स की ये बाउंड्रीज जो होती है, ये बहुत खतरनाक, बहुत एक्टिव होती है बेटा। इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक बाउंड्रीज, टेक्टोनिक बाउंड्रीज। बेटा ये सारी चीजें याद रखना, समझाना मुझे कुछ और है, मैं आपको यहां पे कुछ बेसिक चीज समझा रहा हूं। अब ये जो क्रस्ट है बेटा, यानी कि लिथोस्फीयर जो है, रॉक स्फीयर जिसके ये प्लेट्स बने हैं बेटा, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। लेकिन मूव किस पे करेंगे? मूव तभी करेंगे जब अंदर कुछ होगा जो बिल्कुल मॉल्टन होगा बेटा, जो बिल्कुल मॉल्टन होगा, जो बिल्कुल कुंबला हुआ होगा, तभी हार्ड वाला इस कुंबले वाले पे खिसक सकता है, स्लाइड कर सकता है, ड्रिफ्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स। ठीक है बेटा? अब ये जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं प्लेट्स, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन को हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्योग्राफी में हमको देखनी है इस बार। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तब हमको वहां पर ये चीजें समझ आएंगी, लेकिन यहां पे थोड़ा समझो। एस्थेनोस्फीयर, तो अब मेंटल का जो बीच वाला हिस्सा है, मेंटल मैंने बोला, मेंटल किस किस से बना है? अर्थ क्रस्ट से बना है,
मेंटल से बना है, कोर से बना है। और मेंटल जो है बेटा वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो अपर मेंटल, दूसरा लोअर मेंटल। लेकिन क्रस्ट जो है बेटा, क्रस्ट प्लस दिस अपर मेंटल, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। और मेंटल का जो लोअर वाला पोर्शन है बेटा, उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, और वो मॉल्टन है बेटा। वो हीट की वजह से, जितना आप जमीन में नीचे नीचे जाओगे बेटा, टेंपरेचर इंक्रीजेस विद हाइट, प्रेशर इंक्रीजेस विद हाइट, डेंसिटी इंक्रीजेस विद हाइट, एवरीथिंग इंक्रीजेस विद हाइट, मतलब आई मीन टू से विद डेप्थ, विद डेप्थ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गोइंग वेरी डीप इनसाइड। जब आप 100 किलोमीटर के नीचे जाते हो, एस्थेनोस्फीयर पर पहुंचते हो बेटा, ये एस्थेनोस्फीयर जो है बेटा, ये मेंटल का नीचे वाला हिस्सा है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लिथोस्फीयर में कहलाता है, क्रस्ट के साथ। अब ये लिथोस्फीयर जिससे क्या क्या बना है बेटा, क्रस्ट बना है और मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा बना है, और ये हार्ड है, ये प्लेट्स बनाते हैं। और नीचे कौन सा बेटा, मेंटल का नीचे वाला हिस्सा, उसमें क्या कर रहा है, वो मोल्टन है, और ये हार्ड वाला हिस्सा इस मोल्टन वाले पेज से घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड एज प्लेट मूवमेंट्स बेटा, याद रखना। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है हार्ड हिस्सा है, और ये मूव कर रहा है इस एस्थेनोस्फीयर हिस्से पे। समझ आया? ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है ये मूव कर रहे हैं नीचे वाले इस हिस्से पे, जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो मेंटल का नीचे वाला हिस्सा है। और ये मोल्टन है, ये मोल्टन है, तभी ये सॉलिड लिथोस्फीयर वाला पोर्शन जो है, जो क्रस्ट और अपर मेंटल है, ये इस पर मूव कर रहा है। यानी कि ये जो प्लेट्स है, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये जो प्लेट है बेसिकली, ये सारे मूव कर रहे हैं नीचे मोल्टन मटेरियल पे, जो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, जो मेंटल का नीचे वाला हिस्सा है, और उसके नीचे कोर है। फिर उधर नहीं जाना बेटा, लीव दैट। नाउ यू सॉ दिस कांसेप्ट, ठीक है? अब ये पूरा मेंटल है बेटा, यहां से देखो ये सारा मेंटल है। छोड़ो, इस इमेज को ज्यादा नहीं समझना है। मुझे आपको क्या समझाना था, मुझे आपको क्रस्ट समझाना था, जो लिथोस्फीयर कहलाता है और अपर मेंटल कहला रहा है, इसको हम इकट्ठे लिथोस्फीयर कहते हैं। और मेंटल जो है नीचे वाला हिस्सा, और ये अपर वाला मेंटल और क्रस्ट, ये दोनों घूम रहे हैं, खिसक रहे हैं किस पे बेटा, नीचे वाले इस मोल्टन मटेरियल पे, जिसको एस्थेनोस्फीयर बोल रहे हैं। अब ये जो पार्ट्स है बेटा अर्थ के ऊपर वाले, इन सबको हम प्लेट्स बोलते हैं। वी विल सी। देखो बेटा, ये है प्लेट्स, ये है प्लेट्स। अब ये जो बड़े बड़े प्लेट्स है बेटा, देखो कितने प्लेट्स है हमारे पास, पता है कितने प्लेट्स है पूरे अर्थ में? ये कहानी, ये प्लेट्स कैसे बने बेटा, ये जब अर्थ बना था, जब उसमें से फिर कोर से कुछ मटेरियल ऊपर आ रहा था, गर्म मटेरियल, वो अर्थ को ऊपर से तोड़ रहा था, ये अलग कहानी है। ये ज्योग्राफी की बहुत गहरी कहानी है, उधर नहीं जाना है। लेकिन अल्टीमेटली ये प्लेट्स बने। अब जब ये प्लेट्स बन रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ हमेशा खिसकते रहते हैं, जैसे मैंने बोला। अब मूवमेंट जो है बेटा, वो हमेशा ऐसे नहीं होती। हुआ क्या था, ये वाला प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट, ये वाला यूरेशियन प्लेट, देखो हिमालय जो है बेटा यहां पर है। इंडियन प्लेट जो था वो ऊपर की ओर जा रहा था, और यूरेशियन प्लेट यहां पे रुका था, बड़ा प्लेट था, ये इससे टकरा गया और हिमालय उभर के आ गए। अब बहुत सारे प्लेट मूवमेंट्स है, देखो बेटा कहीं एक, अब ये जो मूवमेंट्स होती है ना प्लेट्स की बेटा, याद रखना, ये हमेशा जरूरी नहीं एक दूसरे की ओर होगी। यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी दे वुड कन्वर्ज ऑलवेज, दो देयर आर सो मेनी प्लेट्स, देयर आर ऑलमोस्ट, आई हैव टोल्ड यू 6 आर मेजर प्लेट्स, जो बड़े बड़े प्लेट्स है। जैसे ये है यूरेशियन प्लेट, बड़ा प्लेट, जैसे पैसिफिक प्लेट एक बड़ा प्लेट है, कुछ मेजर प्लेट्स है, और 20 आर माइनर प्लेट्स, छोटे छोटे प्लेट्स है बेटा। उसके अलावा भी हमारे पास 6 प्लेट्स है जो सब माइनर, इतने डिस्कवर अब तक किए गए हैं बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात क्या है बेटा, देखो अब ये प्लेट जो यहां पे एक प्लेट इस प्लेट की ओर जा रहा था, तब जब ये खिसक रहे थे बेटा, तो यहां पे हिमालयास बना। अब ये हमेशा ऐसे नहीं होता है कि ये प्लेट जो है एक दूसरे से टकराएंगे ऐसे, ये कभी कभी एक दूसरे से अलग भी होते हैं, दूर भी होते हैं। जैसे यहां पे हो रहा है, ये प्लेट यहां की ओर जा रहा है, साउथ अमेरिकन प्लेट यहां की ओर जा रहा है, अफ्रीकन प्लेट यहां की ओर जा रहा है। जैसे बेटा ये देखो नाज़का प्लेट, एक बिल्कुल छोटा सा प्लेट है, ये यहां की ओर जा रहा है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। जबकि ये पैसिफिक प्लेट जो है बेटा, ये किधर की ओर जा रहा है, ये वेस्ट की ओर जा रहा है। तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, समझ रहे हो आप बेटा, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन बेटा एक और मूवमेंट होती है, एक तो कन्वर्ज हुआ, एक डाइवर्ज हुआ, एक मूवमेंट होती है बेटा जब एक दूसरे से गुजरते हैं, खिसकते हैं बेटा, खिसकते हैं, जब एक दूसरे के पास से खिसकते बेटा, ये बहुत खतरनाक होती है, ये वाली मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम ट्रांसफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं बेटा। व्हेन दीज प्लेट्स जस्ट पास अवे बाय ईच अदर, दे क्रिएट अ स्ट्रेस अलोंग द पोर्शन, एंड इट इज फ्रॉम वेयर, जो ये ऐसे खिसकते हैं ना प्लेट्स बेटा, ऐसे ऐसे खिसकते हैं, मैंने कल भी बोला था, वंस दे मूव लाइक दिस, दे क्रिएट वेरी स्ट्रेन ओवर रॉक की जो इलास्टिसिटी होती है, पत्थरों की जो इलास्टिसिटी, उस पर स्ट्रेन पड़ जाता है, और वो आगे खिसकती है, और अल्टीमेटली वो टूट जाती है उसकी इलास्टिसिटी, और वो रिलीज करता है एनर्जी। और यही वाली जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, ये सबसे खतरनाक होती है, इन्हीं को हम फॉल्ट्स बोलते हैं बेटा, याद रखना।
इनको हम फॉल्ट बोलते हैं। जब ये प्लेट आपस से टकराते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से खिसकते हैं, तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, डिफरेंट चीजें होती है। पहाड़ भी इन्हीं से बनते हैं और वॉल्केनोज भी इन्हीं से बनते हैं, लेकिन हमको उतना डिटेल में नहीं जाना, हमको सिर्फ अर्थक्वेक की बात करनी है। अर्थक्वेक के आने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं। जो मेजर तरीका है, जो अंदर जो प्रोसेस होता है बेटा, वो यही होता है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से गुजर रहा है और यहां पर स्ट्रेस पड़ रहा है, और जब रॉक्स की इलास्टिसिटी वापस टूटेगी, जब हदें पार होंगी उस इलास्टिसिटी के, लचीलेपन के रॉक की, दे विल कम बैक एंड दे विल रिलीज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेटा ये चीज याद रखना जो मैं कह रहा हूं। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, प्लेट समझ आ गया। अब क्या है अर्थक्वेक? चलो इतना तो हमको समझ आता है, अब अर्थक्वेक कुछ और बेसिक चीजें देखेंगे। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जो मैंने बोला एनर्जी रिलीज होती है इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे, ऊपर वाले हिस्से पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अंदर भूचाल आ गया बेटा। अब जब भूचाल आ गया तो क्या होता है बेटा, जहां भूचाल आता है, कल भी बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं बेटा, या इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी अर्थ की, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं बेटा, याद रखना। अब जब ये फोकस में कुछ गड़बड़ होगी तो रिलीज हो गई एनर्जी, और ऊपर जो जमीन है वो हिलने लगती है। सिंपल इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। The energy is released, एनर्जी कब रिलीज होती है? When two parts of the rock mass, आपको यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं समझा है, बड़े बड़े ब्लॉक्स रॉक के दो मूव सडनली, जब हिलते हैं एक दूसरे से, इन रिलेशन टू ईच अदर अलोंग ए फॉल्ट, इसको फॉल्ट बोलते हैं बेटा, इसको फॉल्ट्स बोलते हैं। अब देखो यहां पर एग्जांपल है, एक ब्लॉक है जो यहां से जा रहा है, एक ब्लॉक है जो सपोज इधर जा रहा है, और यहां पे इनकी इलास्टिसिटी जो है वो ब्रेक होती है, इसको हम फोकस बोलते हैं। अब यहां से एनर्जी जब ये वापस अपनी जगह आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी कहां पहुंचेगी बेटा? ऊपर पहुंचेगी। यहां पर ये क्रैक पड़ गया, ये टूट गया, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और ये फोकस है बेटा, और जहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर ये वाला पोर्शन इसके परपेंडिकुलर पूरा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, एपिसेंटर। अब ये जो प्लेन है बेटा, ये वाला प्लेन, इसको फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। ये कभी कभी वही बाउंड्रीज जो हमने अभी बोली, प्लेट की बाउंड्रीज, उन्हीं पर यूजुअली होती है। इसको हम फॉल्ट प्लेन भी बोलते हैं बेटा, फॉल्ट प्लेन भी बोलते हैं। फॉल्ट प्लेन बोलेंगे, या हम इसको फॉल्ट क्यों बोलेंगे? कभी कभी जब ये ब्लॉक चल रहे होते हैं ना, एक दूसरे से गुजर रहे होते हैं, तो अभी अचानक से एक प्लेन ऊपर जाता है, एक नीचे आता है, और एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, और जब ये वापस अचानक से आते हैं ना कभी बेटा ऐसे, जब ये रॉक्स की इलास्टिसिटी टूट जाती है, जब ये वापस आती है, तब अर्थक्वेक हो जाता है बेटा। कश्मीर में अक्सर न्यूज में आता है ना बेटा, आपको भी पता होगा, आपके पेरेंट्स को भी सुना, न्यूज़पेपर में देखा होगा, अर्थ कश्मीर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। 2005 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उड़ी वाला, जो मैंने कल बोला। लेकिन ऐसे भी प्रेडिक्शंस हो रही है कि अर्थक्वेक बहुत बड़ा आ सकता है। कोई बोल सकता है वो कैसे आ सकता है, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो लोग, जबकि अर्थक्वेक हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट अर्थक्वेक, हमको नहीं पता कब आएगा। जैसे हमको पता है कि 4 दिन बाद बारिश होगी और हम मिटिगेट करेंगे, चलो भागो यहां से, सैलाब आ सकता है, इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है, सोलम नोटिस ने बोला, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट अर्थक्वेक को आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो बेटा? हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा जो लगा सकते हैं बेटा, वो हम इस गैप को लेके लगा सकते हैं। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस फिनोमेना को पढ़ रहे होते हैं, जियोलॉजिस्ट्स, अर्थक्वेक साइंटिस्ट। उनको पता है रॉक की जो इलास्टिसिटी है, बस वो इतनी हद उसने क्रॉस कर दी, इधर तक पहुंच गई, और अब उसको पता है ये किसी भी मौके पे वापस आ सकती है। और कश्मीर में बड़े बड़े ऐसे फॉल्ट्स है बेटा, बहुत बड़े बड़े फॉल्ट्स है। उधमपुर में एक फॉल्ट है, रियासी में एक फॉल्ट है, क्योंकि हम उस जोन में आते हैं जहां पे हमारा हिमालय का पहाड़ है, और ये मिल रहे हैं किससे? ऊपर यूरेशियन से। अभी भी हिमालयस दे आर स्टिल गेटिंग फॉर्म्ड। वी लाई इन दिस जोन बेटा, डेंजरस जोन। That is why there are so many these small faults that have been created over there। और इनको पढ़ के कि अब इनकी रॉक की जो इलास्टिसिटी है वो किसी भी मौके पे टूट कर वापस आ सकती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भूचाल आएगा। तभी साइंटिस्ट बोलते हैं अर्थ कश्मीर में फेस अ सीवियर अर्थक्वेक। उनको पता है यहां तक हद हो चुकी है, और इस गैप को जो कवर हो चुकी है, इसको सीस्मिक गैप बोलते हैं, सीस्मिसिटी बोलते हैं इसी को बेटा, सीस्मोलॉजी को, अर्थक्वेक्स के रिलेटेड चीजों को पढ़ने को। दे से सीस्मिक गैप इज ओवर नाउ, एट एनी मोमेंट this will get like this, rebound will happen and energy will be released, which is called as earthquake। तो ये हमको साइंटिस्ट बोलते हैं, बाकी कब होगा वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको पता है हद जो है वो क्रॉस हो चुकी है। तो भी कश्मीर में फेस एन अर्थक्वेक, दिस इज बीइंग सेड। सो दिस इज द मैकेनिज्म। यहां पे इतनी चीज देखो बेटा, ये फोकस है, ऊपर वाला हिस्सा एपिसेंटर, और ये वेव्स निकल रही है, ठीक है बेटा। मैं आपको एक चीज यहां पे बताऊंगा, आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी। जो अर्थक्वेक आता है ना बेटा, यूजुअली सपोज अर्थक्वेक आ गया, हमने बोला नेपाल में
या हमने बोला श्रीनगर में एपिसेंटर है बेटा, श्रीनगर में कहीं पर एक जगह है जहां पर इसका एपिसेंटर बिल्कुल है, तो हमको लगता है कि श्रीनगर में तो तबाही हो गई होगी, खत्म हो गया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फोकस के ऊपर लाई करता है, वो बिल्कुल फोकस के ऊपर श्रीनगर लाई करता है। अब यहां पे तो तबाही हो गई होगी बहुत ज्यादा। लेकिन बेटा एक चीज बता दूं, यू विल बी अमेज्ड टू नो, जब ये वेव्स गुजरती है ना बेटा, वेव्स, ये जो एपिसेंटर होता है ना बेटा, वहां पर ये वेव, सपोज ये वेव गुजर गई, ठीक है, पहले वेव्स भी बहुत टाइप के होते हैं, हमको उतना आगे जाना नहीं है, वो ज्योग्राफी में कभी देखेंगे, वेव्स इज ऑफ सो मेनी टाइप, पी वेव, एस वेव, उतना आगे नहीं जाना है। बट व्हाट हैपेंस बेसिकली वंस दिस वेव इमेंसिपेट्स फ्रॉम दिस फोकस, जब ये फोकस से वेव्स निकलती है बेटा, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को एपिसेंटर बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये वेव्स बिल्कुल ऐसे टच करती है, ये जमीन है, वेव्स ऐसे टच करती है, तो जमीन ऊपर नीचे होती है बेटा, ऊपर नीचे। लेकिन ये ऊपर नीचे जमीन का उतना खतरनाक नहीं होता जितना बेटा साइड से ये टच करती है। साइड से ये जब करेगी ना, ये ओब्लिकली टच करती है, यानी कि एपिसेंटर पे उतना खतरा नहीं है, खतरा एपिसेंटर से थोड़ा आगे है, मतलब 10 15 20 25 30 40 किलोमीटर तक एपिसेंटर के दूर दूर ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पे वेव्स जो है बेटा वो ऐसे टच कर रही है, एंगल बना रही है, और जब वो ऐसे ऐसे टच कर रही है ना, तो जमीन ऐसे ऐसे नहीं होती है, जमीन ऐसे ऐसे होती है बेटा, to and fro, and this to and fro movement is most disastrous movement, most destructive movement rather than compared to this up and down movement। एपिसेंटर एग्जैक्ट एपिसेंटर पे ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन थोड़ा साइडों से 20-30 किलोमीटर एपिसेंटर के दाएं बाएं बेटा वो एंगल के साथ टच करती है वो वेव्स, और वो जमीन को ऐसे ऐसे हिलाती है। That is why this epicenter near the area of the epicenter is very much destructive and prone to destruction rather than the epicenter itself। बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो आगे चलते हैं। How earthquakes emerge? earthquake कैसे इमर्ज होते हैं बेटा? मेन कंसर्न तो वही है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कभी वल्केनिसिटी पता है ना बेटा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उससे भी जमीन हिल गई, वो भी एक earthquake का रीजन हो सकता है। कभी डैम कोई बड़ा सा टूट गया, उससे भी थोड़ी जमीन हिल सकती है। देयर माइट बी सो मेनी रीजंस earthquake, अंदर जो खेल है ना बेटा वो एक ही, कहानी एक ही है। कहानी क्या एक ही है? When elastic stress, लचीलापन, ये स्ट्रेस जो होता है ये जमा होता है रॉक्स के ब्लॉक में। देखो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये इधर की ओर जा रहा है, इससे समझो प्लेट्स है, ये इधर की ओर जा रहे हैं। अब ये प्लेट एक इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ये अपने साथ, अभी इसकी मूवमेंट इधर है, इसकी मूवमेंट इधर है, अब ये खिसक रहा है इधर की ओर, ये उधर की ओर, ये लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इस पोर्शन पे, रॉक्स की इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा इलास्टिक प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। अब ये उसी टाइम नहीं टूटेगा, रॉक्स में कुछ ना कुछ लचीलापन होता है, इलास्टिसिटी होती है कि थोड़ा मूव करने लगती है, कोई बात नहीं, मतलब मुझे कोई खींचेगा उधर की ओर, सपोज मैं ऐसे 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 जा रहा हूं, क्योंकि मेरी थोड़ी इलास्टिसिटी है मेरा, लेकिन जब बेटा मैं इलास्टिसिटी टूट जाएगी तो मैं अचानक से वापस आ जाऊंगा, वंस आई विल कम बैक अचानक से, दैट टाइम आई विल रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। दैट इज हैपनिंग एग्जैक्टली ओवर हियर। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इलास्टिक स्ट्रेसेस आर एक्यूमुलेटेड, जब ये जमा होते हैं स्ट्रेस प्रेशर up to their ultimate level, जितनी उनकी लेवल है, ultimate level of strength in the earth's mass, earth के मास में rocks टूट जाती है, rocks undergo breakage, they come back, they break, and that appears a more or less extended rupture। और ऊपर ये क्या होता है, जब रॉक टूट जाती है ऊपर एक क्रैक रप्चर सा दिखता है। The place where this breakage occurs is known as focus और hypocenter। यहां पे ब्रेकेज हुआ बेटा, देखो ये एक ब्लॉक था, ये एक ब्लॉक था, यहां पे ब्रेकेज हुआ, और ये इसको क्या बोलेंगे, हाइपोसेंटर, या बोलेंगे इसको फोकस। ऊपर रॉक्स टूट गई, ऊपर रप्चर दिखने को मिला, द ब्रेकेज, अब ये जो टूट गया, दिस कॉजेस डिसलोकेशन, मतलब लोकेट थी ना बेटा, ऐसी थी, लोकेटेड थी, नाउ दिस डिसलोकेशन, रॉक्स ब्रेकेज हो गया, टूट गई, अब डिसलोकेट हो गई, ठीक है, अब डिसले वापस आने के चक्कर में थोड़ी डिसलोकेट हो जाती है। दिस कॉजेस डिसलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड इट रिलीजेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये वेव्स पहुंचती है फिर अर्थ के सरफेस पे बेटा ऊपर, और हमको क्या फील होने लगता है, शेकिंग फील होने लगती है। इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो वेव्स निकलती है इनको हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, याद रखना बेटा, सीस्मिक वेव्स विच ट्रेवल अक्रॉस इन द अर्थ, पूरे अर्थ में, अभी हमने देखा पूरे अर्थ में घूम रही है सीस्मिक वेव्स, दे ट्रेवल, यहां पे आया लेकिन पूरे अर्थ में, तो यहां पे उतना नुकसान नहीं, यहां पे ज्यादा नुकसान, फिर जितना दूर दूर जाएंगी उतनी वेव्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, और उतना कम कम फिर दूर दूर, एपिसेंटर से जितना दूर हो गया उतना कम नुकसान, ऑब्वियसली कहीं तो फेल्ट भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर इस वाले एरिया में बहुत नुकसान होता है, खासतौर पर यहां से यहां और यहां से यहां, वो मैंने बोला बेटा क्यों, फिर जितना दूर दूर जाओगे इनकी एनर्जी कम कम होती है और नुकसान उतना कम कम, बट दे ट्रेवल अक्रॉस द अर्थ, which travel across the earth in all direction in a path at every place on earth surface। earth के surface पे हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह फील नहीं होती, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम कम हो जाएगी, जितना ज्यादा दूर जाओगे वेव्स उतनी उतनी कम कम हो जाएंगी ताकत में। अब देखो बेटा ये एक एग्जांपल है, समझो ये दो ब्लॉक्स है,
एक ब्लॉक, इसकी मूवमेंट इधर की ओर है, एक प्लेट, और इसकी मूवमेंट इधर की ओर है। अब ये इधर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है, देखो बेटा, ये जब जा रहा है ना इधर की ओर, नाउ वंस दिस प्लेट इज मूविंग, this plate is moving over here and this plate is moving over here, and what is happening in this place? स्ट्रेस आ रहा है, एक दबाव पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो दबाव खत्म होगा, रॉक्स डिसलोकेट होगी और उसी टाइम एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर नाउ, एंड दिस इज कॉल्ड फोकस। ठीक है बेटा, याद रखना। समझो ये बड़े बड़े प्लेट्स के बीच भी हो सकती है, छोटे प्लेट्स के बीच हो सकती है, और कभी अर्थ के दो टुकड़ों में भी, किसी छोटे दो टुकड़ों में हो गया। अब देखो बेटा, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। एक जगह है अमेरिका के वेस्ट के हिस्से में, जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया। एक मूवी आई थी बेटा, देख लेना अगर नहीं देखी होगी, दैट इज कॉल्ड एज सैन एंड्रियास। सैन एंड्रियास बेटा, ये नाम है, सैन एंड्रियास। सैन एंड्रियास बेटा, सैन एंड्रियास क्या है? एक मूवी है जो बेसिकली, जिसमें रॉक रेसलर, पता ना बेटा, उसी ने उसमें एक्ट किया है, ही इज द एक्टर और इन दिस मूवी, तो ड्वेन द जॉनसन जिसका नाम भी है बेटा। ये सैन एंड्रियास क्या है बेटा? ये मूवी पूरी एक अर्थक्वेक पर है। वो दिखाते हैं, यहां पर एक प्रोफेसर होता है और वो काम कर रहा होता है एक जगह, पूरे इस वाली जगह पे, जहां पे कैलिफोर्निया लोकेटेड है, और वहां पे उसको एक फॉल्ट दिखता है, बहुत बड़ा फॉल्ट दिखता है, जो भी हमने बात की। और वो क्या देखता है, ये सच है बेटा, दिस इज ट्रू, व्हाट इज हैपनिंग, वन प्लेट, ये जो बड़ा सा प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये मूव कर रहा है इधर की ओर, इसकी मूवमेंट इधर की ओर है, ये ड्रिफ्ट इधर की ओर। प्लेट हमने देखा बेटा क्यों मूव करते हैं, क्योंकि नीचे से क्या है, प्लेट किसका बना है बेटा, लिथोस्फीयर का, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल का, नीचे क्या है, स्टेनोस्फीयर। अब ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं उधर इधर उधर इधर, और ये चीजें ऊपर से हो रही है। अब व्हाट इज हैपनिंग ओवर दिस प्लेस, दिस प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स हियर, एंड ये वाला पैसिफिक प्लेट जो है बेटा, जिस पर पैसिफिक ओशन भी है, पैसिफिक प्लेट जो है ये इधर की ओर मूव कर रहा है। अब देखो बेटा, ये जो 800 मील का जो फॉल्ट लाइन बना ना बेटा, 800 मील का, बहुत बहुत ज्यादा, इट पूरा कैलिफोर्निया, बड़ी बड़ी स्टेट्स, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स पर लोकेटेड है बेटा। ये फॉल्ट पूरा अपने हद तक पहुंच चुका है। अब साइंटिस्ट को डर है, अगर ये वापस आया, और रोक तो भी नहीं सकते, कभी नहीं रोक सकते, या हमारे इख्तियार में नहीं है, अगर ये वापस आया तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, कम से कम 8 पॉइंट रिक्टर स्केल पे एनर्जी रिलीज करेगा, और पूरा ये एरिया बर्बाद हो जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे। एंड इसी पर एक मूवी है सैन एंड्रियास, उसमें दिखाते हैं वो कैसे प्रोफेसर एक होता है अपने जूनियर साइंटिस्ट के साथ, और वो कैसे काम कर रहे होते हैं, उनको फिर कैसे भूचाल। वेरी गुड मूवी, यू शुड सी दैट मूवी, सैन एंड्रियास। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस फॉल्ट इज कॉल्ड एज सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये कहां पे है बेटा, कैलिफोर्निया में। यहां पे एक प्लेट मूव कर रहा है इधर की ओर, देखो ये है, ये प्लेट, यू कैन सी दिस प्लेट, ये है सैन एंड्रियास फॉल्ट। दिस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स हियर, while as the Pacific plate, ये वाला, it is moving towards here, and this whole नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला खतरनाक जोन पे लाई करता है बेटा, याद रखना। देखो ये है क्या, ये है कैलिफोर्निया, नॉर्थ सैन एंड्रियास का फॉल्ट। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है बेटा, ये देखो किस तरीके से फॉल्ट बन चुका है। यहां पे लिखा भी है, उन्हें साइन बोर्ड लगाया है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, और एज ए मीम रखा है, नाउ यू आर एंटरिंग नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ बेटा कॉन्टिनेंट है ना, एक कॉन्टिनेंट, दो तीन कॉन्टिनेंट, छोटे छोटे, दो तीन जमीन के बड़े बड़े हिस्से एक प्लेट पे आ सकते हैं इकट्ठे। हमको पता है प्लेट अलग चीज है, कॉन्टिनेंट अलग चीज है। कॉन्टिनेंट 6 ही है, प्लेट्स हमारे पास 6 ही है बड़े बड़े। कितने हैं, माइनर भी बहुत ज्यादा है, सब माइनर भी बहुत ज्यादा है। कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कुछ ही है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी हैव द एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, वी हैव द एशिया, अफ्रीका, एंड दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, बट वी हैव सो मेनी प्लेट्स। सो यहां पर क्या मीम लिखा है, नाउ यू आर एंटरिंग नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देखो बेटा, यहां से एक प्लेट, इधर एक प्लेट, ये खतरनाक जोन है बेटा, इस पर कितने बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, और जब ये वापस आएगा बेटा, उसके बाद क्या होगा, वी नो दैट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, रिमेंबर दिस। अब एक फर्क है बेटा, एक चीज आपको यहां पे समझानी है। हमने आमतौर पे न्यूज में देखा होगा, हम बोलेंगे 6.2 भूचाल आया, 1.3 भूचाल आया, 9.1 वो तो आता नहीं है, 9.7 पॉइंट कुछ आया, खतरनाक आया बेटा। लेकिन ये उनके लिए जिनको पता नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ना, हमको सिखाना है ना कुछ चीजें, हमको बता रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए ये चीजें क्या है, 6.4 क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये चीज हमको बेटा यहां पे समझनी है, डिफरेंस क्या है इन चीजों में। सो डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, बेटा ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, व्हाइल एज मैग्नीट्यूड रेफर्स टू द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। बेटा ये याद रखना,
इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में फर्क है। अगर इंटेंसिटी की बात करते मैं बोलूंगा ओह ये धमाका हुआ, बड़ा इंटेंस धमाका हुआ, बिल्डिंग बिल्डिंग टूट गई फॉर एग्जांपल। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो बेटा मैं कुछ साइंटिफिकली सोचता हूं। मैंने एक स्केल बनाई है, एक स्केल आती है बेटा, उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रिक्टर था, रिक्टर स्केल उसने 1935 में बनाई। ये स्केल कुछ ऐसी है बेटा, याद रखना। सपोज, और हम जो न्यूज पे आता है ना 4.5 का आया, 6.2 का आया, वो ये स्केल की बात हो रही होती है। स्केल में ऐसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 तक है बेटा, ठीक है। 8 तक बहुत ऊंचा खतरनाक हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो रिक्टर स्केल है बेटा, ध्यान रखना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं। रिक्टर स्केल जो है, जो रिक्टर ने बनाई थी बेटा, ये स्केल क्या करती है, ये मैग्नीट्यूड मेजर करती है। मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड किसको बोलोगे आप, मतलब कितना आया, वो मैग्नीट्यूड कितना आया। तो वो कैसे मेजर करते हो, बेसिकली यू मेजर इट, कितनी एनर्जी निकलती है। मैंने बोला अर्थक्वेक क्या एनर्जी निकलती है, तो मैग्नीट्यूड इज सिंपली द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब ये रिक्टर स्केल बेटा 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा, कोई ऐसा, इसमें एक खतरनाक चीज है, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रिक्टर स्केल, जिससे हम इस एनर्जी रिलीज जितनी हुई वो मेजर करेंगे रिक्टर स्केल से। ये चार्ल्स रिक्टर ने डेवलप की थी 1935 में। अब एक चीज याद रखने वाली है बेटा यहाँ पे, अभी हम इंटेंसिटी पर नहीं आए बेटा, अभी हम मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं। मैग्नीट्यूड किससे मेजर होती है, रिक्टर स्केल पे। और यही वो आपको जो अर्थक्वेक के टाइम बोलता है 6.3 1.5 2.5। तो आज के बाद आपको सब चीजें अच्छे से समझ आएंगी जब भी आप ऐसी न्यूज सुनोगे। तो नाउ यूनिट इंक्रीज बेटा, अगर मैं 2 से 3 की इंक्रीज की बात कर रहा हूं, 4 से 5 की बात कर रहा हूं, यूनिट इंक्रीज अगर मैं 1 बढ़ा रहा हूं, यूनिट इंक्रीज ऑन अ स्केल ऑफ 1 गेट्स, या यूनिट इंक्रीज और अ स्केल ऑफ 1, अगर 2 से 3 3 से 4 4 से 5 एनर्जी आ रही है, यानी रिक्टर स्केल पे यूनिट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑन रिक्टर स्केल व्हेन वर्टिकल वाइब्रेशन इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 10। बेटा याद रखिएगा, तो कभी ऐसा नहीं कहना कि कोई बोलेगा मेरे यहां 4 आया, मेरे यहां 6 आया, 7 आया। बेटा इनमें बहुत फर्क होता है। 4 और 5 तो एक यूनिट इंक्रीज है बेटा, ये लॉगरिथम स्केल्स होती है बेटा। इसका मतलब कुछ और होता है। अगर 4 से 5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 यूनिट इंक्रीज मींस वाइब्रेशन इंक्रीज बाय 10 फैक्टर, 10 गुना वाइब्रेशन बढ़ गई, और एनर्जी जो रिलीज हो गई वो 30 गुना ज्यादा रिलीज हो गई। बेटा ये फर्क है। तो अगर आप कोई कह रहा है मेरे यहां 4 आया, तो आप कहोगे मेरे यहां 5 आया, तो बेटा यूं याद रखना आप उसको क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो अगर ये तेरे यहां 10 आया, तो मेरे यहां बेटा आप 4 से 5 पर आ गए, तो मेरे यहां 10 गुना एनर्जी इंक्रीज हो गई तेरे से ज्यादा, और 30 गुना ज्यादा वाइब्रेशन रिलीज हो रही है तेरे से ज्यादा। दैट इज व्हाट इट मींस। इट मींस व्हेन वर्टिकल, अगर 2 से 3 पे आएगा, इसका मतलब है वर्टिकल वाइब्रेशंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, 10 गुना वर्टिकल वाइब्रेशंस बढ़ गई, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अ फैक्टर ऑफ 30। तो बेटा ये कोई आसान बात नहीं है, तभी आज तक ही ये स्केल है, क्योंकि एक एक का बढ़ना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 3 से 4 बोलोगे, मतलब 4 वाले को इसको बोलना पड़ेगा मेरे को, अगर 3 से 4, तो हालांकि तो 1 यूनिट इंक्रीज ऑन स्केल है, मगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है 10 गुना ज्यादा। सॉरी, एनर्जी जो रिलीज, वर्टिकल वाइब्रेशन जो रिलीज हो रही है वो 10 गुना ज्यादा रिलीज हो रही है, और एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो तेरे से 30 गुना ज्यादा रिलीज हो रही है। तो यूनिट इंक्रीज ऑन दिस रिक्टर स्केल मींस दैट एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड वाइब्रेशंस आर आल्सो इंक्रीजिंग मेनी मेनी फोल्ड। एनर्जी 30 गुना ज्यादा इंक्रीज होती है अगर आप 2 से 3 पर जाओगे, 30 से 4 पर जाओगे, और वाइब्रेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये बेटा फर्क होता है इस पर। ये तो हो गया कौन सा, रिक्टर स्केल। सिंपल एक स्केल होता है जो हमको बोलता है कितना ऊंचा लाया। अगर आप कहेगा बेटा सपोज किसी जगह ऊंचा लाया, 2 जगह एक साथ आया, तो बोलेगा मेरे यहां 6 आया, आप बोलोगे मेरे यहां 7 आया। तो बेटा याद रखना, न्यूज में आपको बोला 6, आपके यहां 7 आया, तो आप उसके साथ डिबेट अगर करोगे तो यूं समझना, अगर वो कह रहा है कि मेरे यहां 6 आया, आप कह रहे हो मेरा 7 आया, तो आप यूं कह रहे हो कि मेरे यहां तेरे से एनर्जी जो रिलीज हो गई वो 30 गुना ज्यादा होगी, और वाइब्रेशन जो हो गई वो 10 गुना ज्यादा रिलीज होगी तेरे से ज्यादा। तो ये फर्क है बेटा, 1 यूनिट इंक्रीज होने में, सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज होने में। तो दूसरी है बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, कभी ऐसा होगा कि एक जगह, ये भी एक स्केल से मेजर करते हैं, इंटेंसिटी के लिए भी एक स्केल होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि एक जगह बहुत भूचाल आया, मतलब 4 का, सपोज 6 का भूचाल आया, और दूसरी जगह भी 6 का भूचाल आया। अब जो एक 6 वाले भूचाल सपोज डाउनटाउन में किसी एरिया आया जहां पे पुराने मकान थे और वो बहुत ज्यादा टूट गए, लेकिन 6 का भूचाल इधर कहीं परेपुरा में भी आया, वहां पर कुछ नहीं हुआ है, वहां पर मकान टूटे ही नहीं है। बेटा यही होती है इंटेंसिटी। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है देखने वाली चीजों पर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, और ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे।
याद रखना बेटा, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना नुकसान होगा वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी इज सिंपली डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। ये कैसे मेजर करते हैं? सब्जेक्टिवली बाय द ऑब्जर्वर। मतलब मैं देखूंगा, अच्छा यहां पर 6 यहां पर भी 6, वहां पर बहुत टूट गई बिल्डिंग क्योंकि वो शॉक रेजिस्टेंट नहीं थी, यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये शॉक रेजिस्टेंट थी। तो मतलब इधर 1 2 3 4 इस इंटेंसिटी वाले पर डिफरेंट हो सकता है, इधर 1 2 3 4 ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। ये याद रखना बेटा। That is, it can have different intensity in same region। मतलब different intensity same region में तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होगा। यहां पर कमजोर है, यहां पर ज्यादा है। मैं बोलूंगा वहां पर धमाका हुआ, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बेसिकली देखने पर देख रहा हूं कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मतलब वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कमजोर था, मतलब तभी ज्यादा इंटेंसिटी हुआ, तभी ज्यादा नुकसान हुआ। अगर यहां पर ये चीज हो गई, यहां पर इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, हालांकि धमाका उधर भी 6 का हुआ, इधर भी 6 का हुआ, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। यहां पर मतलब रेजिस्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेजिस्टेंट है, वो बर्दाश्त कर पाता है। तो दिस इंटेंसिटी इज बेसिकली सिंपली हाउ डू वी ऑब्जर्व द थिंग्स, हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। So which in turn depends upon strength of the infrastructure getting affected। तो ये दो एरिया है बेटा, A B। यहां पर बिल्डिंग है, यहां पर भी बिल्डिंग है, यहां पर भी 6 का भूचाल आया रिक्टर स्केल पे, यहां पर भी 6 का भूचाल आया रिक्टर स्केल पे। यहां पे मैं बोलूंगा इंटेंसिटी खतरनाक थी, सब टूट गया। यहां पर मैं बोलूंगा इंटेंसिटी कम थी, कुछ नहीं टूटा, बहुत कम नुकसान हुआ, जस्ट क्रैक्स आर देयर। तो दिस मीन्स इंटेंसिटी इज विजुअली ऑब्जर्वेबल थिंग, विजुअली ऑब्जर्वेबल थिंग विच मीन्स विच डिपेंड्स अपॉन व्हाट, विच डिपेंड्स अपॉन बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आया? इसी को बोलते हैं फर्क। इसके लिए भी एक स्केल है, मॉडिफाइड मर्केली स्केल। बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मर्केली था, उसने लिए भी इसके लिए एक स्केल बनाई। पहले मर्केली बनाई गई, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया स्केल को थोड़ा, उसका नाम रखा गया मर्केली, मॉडिफाइड मर्केली स्केल। इट हैज बीन डेवलप्ड टू मेजर द इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड मेजर करना है बेटा तो उसके लिए कौन सी स्केल है? उसके लिए रिक्टर स्केल है बेटा, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए वी हैव दिस रिक्टर स्केल, एंड इफ यू हैव टू मेजर जस्ट इंटेंसिटी वी हैव दिस मर्केली स्केल। ठीक है बेटा, ये याद रखना। So intensity is just destruction. Intensity means तबाही। It can be strong, ये बहुत खतरनाक इंस्टेंट हो सकती है अगर स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, and it can be weak if the structures are very strong। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, इनमें फर्क, एक चार्ट है यहां पे जो बहुत जरूरी चार्ट है, यहां पे आपको फर्क समझाएंगे मॉडिफाइड मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल में। देखो ये रिक्टर स्केल है जो 8 तक है, 1 से 2, फिर 3, फिर 4, 3.5, 4, 4.5, न्यूज पे आ गया 4.5 का भूचाल आया कश्मीर में, 6, 5। अब उससे क्या हो गया? दो एरिया थे, सपोज लाल चौक था और सपोज हैदरपुरा था। लाल चौक में बहुत नुकसान हो गया 4.5 पे, हैदरपुरा में 4.5 पे कुछ नहीं हुआ। मतलब जो रिक्टर स्केल पे 4.5 दिखाया वो तो दिखाएगा ही, लेकिन जो इंटेंसिटी थी वो अलग अलग थी। और इंटेंसिटी के लिए क्यों? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। यही फर्क होता है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में। ठीक है, सो ये देखो इसका रिक्टर स्केल कहां से बेटा? 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, अब देखो यहां पे कैटेगरी है, ये मर्केली स्केल की है। मर्केली स्केल मैंने बोला, मर्केली मींस इंटेंसिटी, ये जो स्केल है इंटेंसिटी पर होती है। अब ये कैसे मेजर करती है? मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ। इफेक्ट क्या है? नॉट फेल्ट, मुझे पता भी नहीं चला भूचाल आया, इट इज नॉट इवन फेल्ट। अगर यहां पर कितना आया रिक्टर पे? 1 से 2 पे आया है। अगर मैं बोलूंगा 2 आ गया रिक्टर पे, दैट मीन्स जस्ट परसेप्टिबल, थोड़ा सा परसेप्टिबल हो गया, थोड़ा सा देखने को मिला। मतलब फेल्ट ओनली बाई फ्यू पीपल, कुछ लोगों को दिखाई, महसूस करने दिया, स्पेशली वो वाले जो ऊपर वाले बिल्डिंग्स पे रहते हैं। उसके बाद यहां पर लेकिन बढ़ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है। ऐसे बेटा जितना ये बढ़ रहा है ना, यहां से उतनी चीजें खतरनाक हो रही है। अगर लास्ट वाला देखेंगे कैटास्ट्रोफिक, यानी कि मर्केली पे 12 आ गया है, 12। इस चार्ट को बेटा अच्छे से पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये चीजें याद रखना बेटा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। टेक आउट द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। इफ आई एम सेइंग कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक पे क्या है? 12 आ रहा है इस पे मर्केली पे, लेकिन रिक्टर पे कितना आ रहा है? 8। इसमें क्या हो रहा है? टोटल डिस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट्स थ्रोन इनटू द एयर, रिवर कोर्सेज एंड टोपोग्राफी इज ऑल्टर्ड, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और ये बेटा फर्क है किसमें? रिक्टर और मर्केली में, याद रखना बेटा। अब लास्ट वाला इसमें देखते हैं, लास्ट वाली चीज समझते हैं बेटा। जोन्स बनाए गए हैं, मैंने क्या बोला पहले, इनको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक को पढ़ने वालों को सीस्मोलॉजी बोलते हैं बेटा, सीस्मोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, सीस्मो कहां से वर्ड है बेटा? सीस्मिक से। सीस्मिक मीन्स सीस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक की सीस्मिक वेव्स। अब पूरे इंडिया में बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया? पूरे एरिया को जोनिंग की है।
इंडिया के सीस्मिक जोन्स। अगर हम कश्मीर की बात करें बेटा, देखो कितने जोन्स है, 4 जोन्स है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश द कंट्री सीस्मिक जोनिंग मैप, कहा 1935 में। कलर कोडेड मैप है, कलर के जरिए दिखाया गया है 4 डिस्टिंक्ट सीस्मिक जोन्स, 4 में कैटेगराइज किया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 2 जो है बेटा ये वाले कलर वाले बिल्कुल यहां पे नहीं आ सकता, बहुत कम आ सकता है, ठीक है। जोन 3 की अगर बात करें मॉडरेट, मतलब मॉडरेट, ये वाले मॉडरेट एरियाज। जोन 4 की बात करें खतरनाक है, ऑलवेज इन द डिस्टर्बेंस, भूचाल आते, श्रीनगर इज ऑल्सो देयर। इफ यू सी द जोन 5, दिस इज हाईएस्ट सीस्मिक जोन बेटा। श्रीनगर जो है, कश्मीर जो है बेटा, ये जोन 4 में भी आता है, जोन 5 में भी आता है। दैट इज वाई वी आर ऑलवेज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, याद रखना। इवन दिल्ली कम्स इन दिस जोन, दिल्ली ऑल्सो कम। कितनी जोनिंग है बेटा? 4 जोनिंग है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यू कैन सी कुछ इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक्स जो कश्मीर में आए हैं। उधमपुर में 1951 में आया है 6 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस पर होगा बेटा? अभी बोला, रिक्टर स्केल पे। उधमपुर दूसरा आया था, उधमपुर पे एक जगह बेसिकली फॉल्ट है बेटा, तभी बार बार अर्थक्वेक्स आ रहे, ये भी 6 का आया था। कठुआ में 1947, भारत आजाद, कठुआ में भूचाल। कठुआ में 1950 में 6, कठुआ 1951 6, मुजफ्फराबाद उरी 2005 सबसे खतरनाक भूचाल बेटा, 2005 में 7.6 बेटा। अब देखो यहां पर समझना, ये 6 है, ये 7 है, सर फर्क बहुत ज्यादा है। फर्क कितना है? फर्क मैंने बोला, ये रिक्टर स्केल है 1 2 3 4 5 6 7, अ यूनिट इंक्रीज ऑफ द रिक्टर स्केल। मगर अगर यहां 6 आया है, यहां पे 7 आया है बेटा, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? एक यूनिट इंक्रीज ऑन रिक्टर स्केल मींस दैट वाइब्रेशंस आर इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 10 एंड एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 30। तो बहुत फर्क होता है बेटा 6 और 7 में, तो याद रखना। ये कुछ अर्थक्वेक्स थे बेटा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। हम अब मिटिगेशन, कुछ मिटिगेशन तरीके देखेंगे, कैसे अर्थक्वेक से बचा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अर्थक्वेक समझ आया होगा, मैग्नीट्यूड समझ आया होगा, इंटेंसिटी समझ आया होगा, और रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल किसको बोलते हैं ये समझ आया होगा। यूनिट इंक्रीज अगर होगा, एक इंक्रीज अगर होगा स्केल में, तो उससे कितना फर्क पड़ता है ये समझ आया होगा। सिस्मिक जोन्स इंडिया में कैसे है बेटा, ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब कुछ मिटिगेशन के तरीके देखेंगे, अर्थक्वेक को लॉस जो है उसको कम कैसे करें, उससे जो नुकसान होगा उसको कम कैसे कर सके। सो दैट इज बेसिकली द मोटिव of this chapter. Thank you students. God bless you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.